स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ वेस्ट वाटर क्वांटिटीज़। मतलब ये है कि हमने ये एस्टिमेट करना है हमारे सीवरेज सिस्टम में कितना वेस्ट वाटर आएगा। सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स से गो थ्रू करते हैं। सीवेज है सबसे पहले, इट इज़ द लिक्विड वेस्ट और वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर यूज्ड। जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो वेस्ट वाटर होता है, जो वेस्ट लिक्विड होता है, उसको हम सीवेज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो है सीवर। ये एक ऐसा पाइप या कंड्यूट होती है जो सीवेज को कैरी करता है, जो वेस्ट वाटर को कैरी करता है। ये पीवीसी पाइप भी हो सकता है, ये कंक्रीट पाइप भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ठीक है, सीवेज हम वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस होता है हमारे इस्तेमाल के नतीजे में, वो सीवेज है। और सीवरेज क्या है? ये कंड्यूट या पाइप है जो उस वेस्ट वाटर को कैरी करता है। नेक्स्ट, सीवरेज क्या है? It is a system of collection of wastewater and conveying it to point of disposal with or without treatment। तो ऐसा सिस्टम जो वेस्ट वाटर की कलेक्शन करता है और उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक कन्वे करता है ताकि उसको ट्रीट करके सेफली डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये हमारा सीवरेज है। ठीक है, हमारे वेस्ट वाटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो सोर्स है वो डोमेस्टिक है, जो हम ऑफिसेज में और घरों में यूज़ करते हैं, होटल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा सोर्स है वो इंडस्ट्री है। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के वजह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी एक सोर्स है। जिस तरह आपकी पेपर मिल्स हो गई या स्टील मिल्स होंगी, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल करते हैं। लेदर की इंडस्ट्री होगी। इसी तरह अब स्टॉर्म वाटर जो है ये भी एक आपका सोर्स है वेस्ट वाटर का। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। दो तरह के जो वेस्ट वाटर्स होते हैं, एक ड्राई वेदर फ्लो होते हैं और एक वेट वेदर फ्लो होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पर्सनल इस्तेमाल से भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, प्लस कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से वेस्ट वाटर हमारे वेस्ट वाटर हमारे सीवरेज सिस्टम में इंटर होता है। ठीक है, जिसको हम स्टॉर्म वाटर कहते हैं। बारिश की सूरत में जो पानी हमारे सीवरेज सिस्टम में आएगा। वेस्ट वाटर सिस्टम या सीवरेज सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहले उसकी कलेक्शन सिस्टम होता है, एक नेटवर्क बिछाया जाता है सीवर पाइप्स का। ठीक है, जो हमारे गलियों में पाइप्स होते हैं। उसके बाद वो सारे पाइप कनेक्ट करके डिस्पोजल, सेकंड कंपोनेंट इज डिस्पोजल। वो कनेक्ट करके हम उसको पंपिंग स्टेशन तक लेके जाते हैं या आउटफॉल तक लेके जाते हैं। ठीक है, पंपिंग स्टेशन से या आउटफॉल से फिर हमारे ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ वाटर मूव करता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे उसकी। फिर उसके बाद उसको सेफली किसी रनिंग चैनल में या रिवर में या लेक में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ये डायग्राम है जिसमें इन तीनों सिस्टम्स को दिखाया गया है। टाइप्स सीवर सिस्टम की कौन कौन सी हो सकती हैं? ब्रॉडली तीन टाइप्स होती हैं सीवर सिस्टम की। सेपरेट सिस्टम होता है, या कंबाइंड होता है, या पार्शली सेपरेटेड सिस्टम होता है। इन तीनों सिस्टम्स को हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं कि सेपरेट सिस्टम में क्या अरेंजमेंट होती है, कंबाइंड सिस्टम में क्या होती है, पार्शली सेपरेटेड सिस्टम में क्या अरेंजमेंट होती है। नंबर 1 पे पहले सेपरेट सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। सेपरेट सिस्टम हम तब कहेंगे जब हमारा स्टॉर्म वाटर कैरिड सेपरेटली फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, देन द सिस्टम इज नोन एज सेपरेट सिस्टम। अगर हमारा वेस्ट वाटर या स्टॉर्म वाटर जो है वो एक सेपरेट चैनल के थ्रू, सेपरेट पाइप या कंड्यूट के थ्रू ट्रैवल करता है,
और हमारा जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो एक अलहदा पाइप या सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करता है, तो वो सेपरेट सिस्टम होगा। वैसे सीवरेज सिस्टम को हम सेपरेट सिस्टम कहेंगे। इसमें होता है बेसिकली यही मेन डिफरेंस है कि दोनों जो सिस्टम है जिसमें सैनिटरी सीवेज है और स्टॉर्म वाटर जो है ये सेपरेटली दो सीवर सेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक अलहदा अलहदा जाएंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स होके नहीं जाएंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपके पास अलहदा अलहदा ये दोनों सिस्टम्स फ्लो कर रहे होंगे तो जो सैनिटरी सीवेज है ये ऐसा सीवेज होगा जिसको हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाना होगा। लेकिन जो हमारा स्टॉर्म वाटर है जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल नहीं है या जहरीला मादा जिसके अंदर नहीं है, उसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक नेचुरल बारिश वाला पानी है या एक्सेस वाटर था या रन ऑफ था जिसको हम बोलते हैं, जो पानी फ्लो करता है ज़मीन के ऊपर, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसको हम डायरेक्ट ही किसी रिवर में या किसी चैनल में डिस्चार्ज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बगैर। लेकिन सैनिटरी सीवेज को, जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सीवेज था, जो वेस्ट वाटर था, उसको हमें ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट ये स्लाइड है जो आपको इस सिस्टम के बारे में पिक्चोरियल व्यू दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो स्टॉर्म सीवर है वो अलहदा वाटर को कैरी कर रहा है और जो आपका सैनिटरी सीवर है वो अलहदा कैरी कर रहा है, और सैनिटरी सीवर जो है वो वेस्ट वाटर प्लांट तक आ रहा है और फिर वेस्ट वाटर प्लांट उसको एक ख़ास लिमिट तक वाटर के जो पैरामीटर्स हैं उनको ट्रीट करके वापस रिवर के अंदर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा स्टॉर्म सीवर है वो डायरेक्टली वाटर को कलेक्ट करता है, रेन वाटर को, बारिश के पानी को डायरेक्ट कलेक्ट करता है और उसको बगैर ट्रीटमेंट किए किसी चैनल के अंदर या रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर देता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड सिस्टम है दैट इज़ कंबाइंड सिस्टम। ये एक ऐसा सीवर सिस्टम होता है इन विच सीवर कैरी बोथ सैनिटरी एंड स्टॉर्म वाटर कंबाइंड। ये ऐसा सिस्टम है जो सैनिटरी सीवेज को और रन ऑफ को या स्टॉर्म वाटर को एक ही पाइप के ज़रिए डिस्चार्ज करेगा। कंबाइंड सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट। बोथ सैनिटरी एंड स्टॉर्म वाटर नीड treatment. Streets are narrow and two separate sewer can be laid. ये इसके वो बुनियादी पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनज़र रख के हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रीट्स नैरो हों और इतनी जगह ना हो कि हम सेपरेट रन ऑफ के लिए और सेपरेट सैनिटरी सीवेज के लिए पाइप्स को बिछाएं, तो फिर ज़ाहिर बात है हमें कंबाइंड सिस्टम ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, जगह की तंगी हो। या फिर जब आप ये देखें कि आपके जो सीवेज है, सैनिटरी सीवेज है, उसके पैरामीटर इस हद तक नॉर्मल हैं कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके सैनिटरी सीवेज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो तो हम उसको फिर स्टॉर्म वाटर सीवर्स के साथ कैरी करके डायरेक्ट ही डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है, जब दोनों सैनिटरी और स्टॉर्म वाटर दोनों को ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, यानी कि हम स्टॉर्म वाटर को अलहदा से पाइप्स के ज़रिए रिवर के अंदर डिस्चार्ज ना कर पाते हो। ठीक है, तो इस सूरत में भी हमें फिर कंबाइंड सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। दोनों केसेस हो सकते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो घर की रूफ्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं उससे
पानी कलेक्ट होके और जो ड्रेन्स हैं उनसे पानी कलेक्ट होके इस एक कंबाइंड सीवर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है, वो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आगे जा रहा है। ठीक है, दोनों आपके स्टॉर्म वाटर प्लस आपका जो सैनिटरी सीवेज है, बोथ आर ट्रैवलिंग इन अ सेम पाइप। अब थर्ड और लास्ट जो सिस्टम है दैट इज पार्शली कंबाइंड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है इन विच सम पोर्शन ऑफ स्ट्रॉम और surface runoff is allowed to be carried along with sanitary sewage, then this system will be known as partially combined system। अगर आपके सैनिटरी सीवेज वाले पाइप के अंदर हम ये थोड़ी सी गुंजाइश रख दें कि उसके अंदर सरफेस रन ऑफ या स्ट्रॉम वाटर भी ट्रैवल कर सकता हो, तो फिर ऐसे सिस्टम को हम पार्शली कंबाइंड सिस्टम कहेंगे। ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में यूज़ होता है और पाकिस्तान में यही सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। आपने नोट किया होगा कि हमारे यहाँ पे जो गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, इनमें अलग-अलग स्ट्रॉम वाटर सीवर्स एंड सैनिटरी सीवर्स इंस्टॉल नहीं किए जाते। जो हमारा सैनिटरी सीवर होता है वही स्ट्रॉम वाटर को या सरफेस रन ऑफ को कैरी करता है। दैट इज़ अ पार्शली कंबाइंड सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर फिर इसका मतलब है कि दोनों सिस्टम्स के जो पिछले हमने पढ़े थे उनके एडवांटेजेस हैं, इसलिए ज़्यादा वाइडली यूज होता है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इन दिस सिस्टम दिस सीवेज and storm water of the building are carried by one set of sewer, while the storm water from roads, streets, pavements are carried by other system of sewer, usually open drains. In this picture you can see the partially combined system. यहाँ पे जो सीवर है इसके अंदर रेन वाटर और वेस्ट वाटर दोनों फ्लो कर रहे हैं, इसलिए ये पार्टली कंबाइन है। कुछ गुंजाइश जो सीवरेज सैनिटरी सीवर है उसके अंदर हमने रेन वाटर के लिए भी रखी हुई है। नेक्स्ट, कमिंग टू द मेन टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ सीवेज। अब हम ये देखते हैं कि सीवेज की एस्टिमेशन करना क्यों ज़रूरी होता है। पहले हमने ये देख लिया कि बेसिक टर्म्स क्या क्या थी, फिर उसके बाद हमने देख लिया कि सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सीवरेज सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। अब हम ये देखने लगे हैं कि हमारी जो सीवेज की एस्टिमेशन है वो क्यों ज़रूरी है, वो क्यों अहम है। आपको पता है अगर हमने डिज़ाइन करना है अपना सीवरेज सिस्टम तो उससे पहले हमारे पास एक अमाउंट पता होनी चाहिए कितना सीवेज हमारे पास प्रोड्यूस होने वाला है, जिसके अगेंस्ट हमने अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है। तो इसलिए ये नेसेसरी है एस्टिमेशन सीवेज की बिफोर द डिज़ाइन। अब इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसकी एक्यूरेट एस्टिमेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आपके पास अंडर एस्टिमेट हो जाता है, जो आपने एस्टिमेट किया है दैट इज अंडर एस्टिमेशन, तो फिर क्या होगा, आपके पास इनएडिक्वेट सीवर पाइप साइज निकलेंगे। मसलन के एक चीज़ इन एक्चुअल रियलिटी में वो 100 थी और आपने उसको गलत एस्टिमेट 80 कर लिया, 80 कर लिया, तो जो अब आप पाइप डिज़ाइन करेंगे वो 80 को कैरी करने की कैपेसिटी रखता होगा, लेकिन इन रियलिटी जब वहाँ पे आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 100 है वहाँ पे अवेलेबल। तो क्या होगा, आपके पास पाइप साइज जो है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो इनएडिक्वेट रहेगा फॉर द इंटायर डिज़ाइन पीरियड। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट
फुलफिल नहीं कर सकेगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। उससे आपके पास जो सीवर के साइज हैं वो लार्ज निकलेंगे। सो इट विल इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ योर सीवरेज स्कीम। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया तो आपके पास सीवर पाइप जो है वो कम निकलेंगे, साइज उसका कम निकलेगा, डाया उसका कम निकलेगा सीवर पाइप का। तो उसकी वजह से आपका सिस्टम एडिक्वेट नहीं होगा डिज़ाइन पीरियड के लिए। डिज़ाइन पीरियड से क्या मुराद होती है, जो लाइफ टाइम होती है किसी एक प्रोजेक्ट की, वो उसका डिज़ाइन पीरियड है। दूसरी चीज़ अभी ये भी बहुत अहम है कि जब आपको डिस्चार्जेस पता होंगे तो आप उसके अगेंस्ट वेलोसिटी डिज़ाइन करेंगे। जो आपके सीवर पाइप्स है उसके अंदर एक वेलोसिटी मेंटेन करनी है। तो अगर आपने करेक्ट डिस्चार्ज को एस्टिमेट किया होगा तो आप करेक्ट वेलोसिटी वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, हमने सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी रखनी होती है पाइप के अंदर। ये ऐसी वेलोसिटी है जिससे आपके पाइप के अंदर डेपोजिशन ना हो, सेडिमेंट्स ना बैठे अंदर। तो अगर आपके पाइप के अंदर सेडिमेंट्स की डेपोजिशन हो गई तो उससे क्या होगा, आपका पाइप चोक हो जाएगा। अब जो हमने शुरू में बात की थी कि दो तरह के फ्लोज होते हैं। फर्स्ट इज ड्राई वेदर फ्लो। इट इज द फ्लो दैट अकर इन सीवर इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम और फ्लो दैट अकर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन कंबाइंड सिस्टम। ये ड्राई वेदर फ्लो बेसिकली हम ऐसे फ्लो को कहते हैं जो ह्यूमन यूज़ की वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा था डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर था, दैट इज ड्राई वेदर फ्लो। ठीक है, जो डोमेस्टिक यूज़ की वजह से या इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा वो ड्राई वेदर फ्लो है। और ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है। हायर द रेट ऑफ वाटर सप्लाई हायर विल बी द अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर। जितना ज़्यादा पानी सप्लाई किया जाएगा फिर उतना ज़्यादा पानी वेस्ट वाटर में भी कन्वर्ट होगा। टाइप ऑफ एरिया सर्व्ड, ये भी एक इसको इफेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो फिर ज़्यादा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं या अमीर रहते हैं, ये बहुत इफेक्ट करेगा वेस्ट वाटर की प्रोडक्शन को या ड्राई वेदर फ्लो को। वेदर कंडीशंस, आपका वहाँ पे वेदर किस तरह का है, ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा लोग पानी कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन सीवर्स, इफ सीवर्स आर लेड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। दूसरी चीज़, जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है उससे इनफिल्ट्रेशन कितनी ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। अगर आपकी इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई तो आपके पास वेस्ट वाटर फिर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाटर जो है वो आपके पाइप्स में इंटर होगा। अब इसको कैसे हमने एवेल्यूएट करना है, हमारा जो सीवेज डिस्चार्ज है हम इसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हमारा कितना वाटर सप्लाई है और उस वाटर सप्लाई की बुनियाद पे कितना वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो वेस्ट वाटर की प्रोडक्शन के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अनअकाउंटेड प्राइवेट वाटर सप्लाईज, यानी कि जो आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उस स्कीम के अलावा भी लोगों ने अपने कुछ कनेक्शंस लगाए होते हैं, या वो उन आपने जो पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए सप्लाई किया उसके अलावा भी लोगों के पास अगर वाटर का कोई सोर्स है तो उन्होंने उस वाटर के सोर्स को यूज़ करके पानी इस्तेमाल किया है, तो उसकी उसकी वजह से भी अब वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हाँ, उसको हम कहेंगे अनअकाउंटेड प्राइवेट वाटर सप्लाईज। तो ये क्या चीज़ होगी, जो हमारी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, ये उसके अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है,
प्राइवेट वाटर सप्लाईज जो है उससे वेस्ट वाटर जो आएगा ये आपका उसके अंदर प्लस हो जाएगा। फिर हम जो दूसरी चीज़ प्लस करेंगे, अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखी थी, वो थी इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, ये भी हम प्लस करेंगे अपने सीवेज को एस्टिमेट करते हुए। हमने देखना है कि कितनी इनफिल्ट्रेशन हो रही है, जो घरों से और फैक्ट्रियों से पानी आ रहा है उसके अलावा इनफिल्ट्रेशन कितनी हो रही है, तो ये भी आपके सीवेज डिस्चार्ज के अंदर ऐड अप होगा। कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, सब्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर लॉस। अब सारा पानी जो है ना वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सीवरेज सिस्टम के अंदर नहीं इंटर होगा। कुछ पानी जो है वो ज़ाया भी हो जाता है, क्रैक्स होते हैं, किसी जगह पे लूज जॉइंट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपके कितना वाटर लॉस हुआ है ये अब आपका जो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से। दूसरी जो चीज़ है, सब्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर नॉट एंटरिंग दिस सीवरेज सिस्टम। जैसे आपके किसी एक सीवरेज लाइन के अंदर ब्लॉकेज आ गई है या कोई प्रॉब्लम आ गया, अब वो उस पूरी लाइन का पानी आपका सीवरेज सिस्टम में इंटर नहीं हो रहा, तो ऐसे हालात में भी आपको फिर वो माइनस करना है। या आपने कोई ऐसे एरियाज आइडेंटिफाइड किए हैं जहाँ से आपका जो वेस्ट वाटर है वो आपके मेन सीवरेज सिस्टम में इंटर नहीं हो रहा, तो आपने फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इन चारों पॉइंट्स को जब हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो नेट क्वांटिटी ऑफ सीवेज है, यानी कि जो हमारे पास बकाया सीवेज बचा है, वो किस तरह आएगा। सबसे पहले हम वाटर सप्लाई से जो सीवेज प्रोड्यूस हुआ है वो लिखेंगे, प्लस उसके अंदर हम एडिशन कर देंगे जो हमारे पास प्राइवेट वाटर सप्लाई से सीवेज सीवेज प्रोड्यूस हुआ है, प्लस हम उसके अंदर एडिशन कर देंगे जो पानी इनफिल्ट्रेशन की वजह से हमारे सीवरेज सिस्टम के अंदर आएगा, और हम माइनस कर देंगे जो पानी हमारा ज़ाया हुआ होगा किसी भी वजह से, और माइनस कर देंगे हमारा जो पानी किसी फॉर एनी रीज़न जो इंटर नहीं हो सका हमारे सीवरेज सिस्टम में। तो इसको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट क्वांटिटी ऑफ सीवेज। तो ये इस तरह से हमें ड्राई वेदर फ्लो का पता लग जाएगा। नेक्स्ट, जो जनरली थंब रूल, पहली चीज़ जो लिखी हुई है, अकाउंटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर दी वाटर वर्क्स, इसके लिए एक जनरली जो थंब रूल यूज़ किया जाता है वो ये है कि आपने 75 से 80% जो वाटर सप्लाई किया है उसको आपने क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस कंसीडर कर लेना है। ठीक है, जितना आपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी सप्लाई किया है उसका अगर आप 80% ले लेंगे तो वो वेस्ट वाटर जनरेशन है। तो ये एक थंब रूल है कि हम 70 से 80% जो है वो वेस्ट वाटर अज्यूम करते हैं कि जो हमने पानी सप्लाई किया है, अगर 100 हमने वाटर सप्लाई किया तो उसमें से 80% जो है वो वेस्ट वाटर जनरेट होगा। अब कुछ इक्वेशंस और फार्मूलाज हैं यहाँ पे हमारे पास। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीवेज जनरेट होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा क्यू एवरेज वेस्ट वाटर है, जो एवरेज वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पीकिंग फैक्टर के साथ। अब ये जो क्यू एवरेज वेस्ट वाटर हमारा ये किस तरह आएगा, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि अगर हम जो वाटर सप्लाई किया, हमने जो एवरेज वाटर सप्लाई किया हमने अपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसका अगर हम 80% ले लें, यानी कि उसको हम 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्यू एवरेज को, तो हमारे पास क्यू एवरेज वेस्ट आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको याद रखना है कि हमारे पास मैक्सिमम सीवेज इस तरह फाइंड आउट करते हैं, हमने क्यू एवरेज वेस्ट को मल्टीप्लाई कर देना पिकिंग फैक्टर के साथ, और क्यू एवरेज वेस्ट हमारा 0.8 ऑफ क्यू एवरेज सप्लाइड उससे आता है। नेक्स्ट इज the increase in population also result in increase in per capita water demand and hence per capita production of wastage। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अब आपने यहाँ पे ये चीज़ गौर करनी है कि हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं इनमें दोनों जगह पे क्यू मैक्सिमम में भी और क्यू एवरेज वेस्ट वाटर में भी जो हमने डिस्चार्ज लिया हमने उसके साथ एवरेज का वर्ड लगाया। तो उसको समझने के लिए ये ग्राफ यहाँ पे स्लाइड्स में आपको दिखाया है। इसका ये मतलब है कि हम जब भी हम वैल्यू लेंगे डिस्चार्ज की तो हम एवरेज वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो आपका सारा दिन होता है 24 घंटे जो आपके दिन में होते हैं तो उनमें कुछ ख़ास ऐसे स्पेसिफिक आवर्स होते हैं जिनमें आपके पास वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब आपके पास वाटर की डिमांड ज़्यादा होगी तो उस टाइम फिर वाटर की जो वेस्ट वाटर की प्रोटेक्शन है वो भी ज़्यादा हो रही होगी। मसलन अगर आप देखें कि सुबह 6 से 10 बजे तक आपके पास मैक्सिमम वाटर डिमांड होती है, लोगों ने दफ्तरों में जाना है या तैयार होना है या सफाइयाँ होनी है या कपड़े धोने हैं किसी ने, तो ये इसका ये मतलब है कि अगर उस टाइम पीक डिमांड है वाटर की तो उस टाइम पीक प्रोडक्शन भी होगी आपके पास सीवेज की। तो इस वजह से ये जो कर्व्स देख रहे हैं ये आपको यही दिखा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ डिमांड भी वेरी करती है। तो जैसे जैसे डिमांड वेरी करेगी वैसे वैसे आपका वेस्ट वाटर भी वेरी करेगा। तो हम उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम क्यू एवरेज बोलते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ किया जाता है जिसको हम हरमन फार्मूला बोलते हैं। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज फ्लो। तो आप एक रेशो ले लेते हो जो मैक्सिमम वेरिएशन है और जो एवरेज वेरिएशन है इसकी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितनी वेरिएशन आई है जब क्यू मैक्सिमम और क्यू एवरेज की रेशो ले लेंगे। तो उसके लिए जो एम्पिरिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है 1+14/4 + अंडर रूट पी। और इसमें अब आपने ये बात याद रखनी है, ये जो अंडर रूट पी है इसमें जो पी है वो थाउजेंड्स के अंदर रखना है। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 लोग हैं, पी सबसे पहले रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं इस इक्वेशन में, लेकिन जो एक ही वेरिएबल है वो है पॉपुलेशन। तो आपके पास पॉपुलेशन थाउजेंड्स के अंदर होगी किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पॉपुलेशन 50,000 है तो यहाँ पे 4+√50 आएगा, क्योंकि आपने पी की वैल्यू इन थाउजेंड्स रखनी है। तो 50,000 एज इट इज़ नहीं लिखना यहाँ पे, फिर गलत आंसर हो जाएगा। वेरिएशन इन सीवेज फ्लोज के ये पीकिंग फैक्टर की वैल्यूज़ का ये टेबल है जो वासा लाहौर से लिया गया इसका सोर्स। इसमें आपको ये बता रहे हैं कि हम पीकिंग फैक्टर जो एवरेज फ़्लो है उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। ऑल्दो पीकिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने के एम्पिरिकल फार्मूला भी हैं, लेकिन ये टेबल भी यूज़ कर सकते हैं हमने अगर अंदाज़ा लगाना हो कितना पीकिंग फैक्टर रखें। तो पीकिंग फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, मिनिमम 2 तक है। इसमें आपके पास एवरेज फ्लो जो है मीटर क्यूब पर डे में दिया हुआ, ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखनी है। आफ्टर डिस्कसिंग द ड्राई वेदर फ्लो, नाउ कमिंग टू द वेट वेदर फ्लो। वेट वेदर फ्लो में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, सीवेज फ्लोज आ जाते हैं, रन ऑफ आ जाता है, जो हमने पीछे सिस्टम जो भी पढ़ा था। जो बारिश का पानी है ये इस वेट वेदर फ्लोज के अंदर आता है। प्लस इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर फ्लोज हैं, जो डिफेक्टिव पाइप जॉइंट्स और कनेक्शंस और मैन होल वॉल्स की डिफेक्टिव होने की वजह से आपके सीवरेज सिस्टम में इंटर हो जाता है। तो इसमें दो तरह का आप देख रहे हैं पानी। एक तो वो है जो रन ऑफ है, जो बारिश की वजह से सरफेस से आया है, और दूसरा जो है वो ग्राउंड वाटर फ्लो है जो इंटर हुआ है आपके सीवरेज सिस्टम के अंदर। दूसरा, रेन वाटर टेक प्लेस, अ पार्ट ऑफ इट इनफिल्ट्रेट और परकोलेट इनटू द ग्राउंड सरफेस व्हाइल रिमेनिंग फ्लोज ओवर द लैंड। जब बारिश होती है तो सारा पानी सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं करता,
बल्कि कुछ हिस्सा जो है उस बारिश का वो आपकी सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट कर लेता है या परकुलेट हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो लैंड के ऊपर फ्लो करता है। ठीक है, और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? ये परमिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब परमिबिलिटी ऑफ द ग्राउंड या परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल से क्या मुराद है कि सॉइल के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी आसानी के साथ वाटर को अपने अंदर से पास होने देता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्ले और सिल्ट जो है इनकी लो परमिबिलिटी होती है, ये अलाउ नहीं करते वाटर को इजीली अपने अंदर से पास करने के लिए, इसीलिए हम इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। पानी इसके ऊपर ज़्यादा देर ठहरता है। ऑन दी अदर हैंड जो सैंड है उसकी परमिबिलिटी हाई है। उसका क्या मतलब है कि फ़ौरन से पानी ड्रेन होता है सैंड के अंदर से। ड्रेन होने से क्या मुराद है कि फ़ौरन से जज्ब करती है सैंड पानी को अपने अंदर, यानी कि इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा सैंड के अंदर होती है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन दी परमिबिलिटी ऑफ द ग्राउंड, और उसकी स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, फ्लैट एरिया है या स्लोपी एरिया। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वेजिटेशन वहाँ पे कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, विंड वेलोसिटी किस तरह की है। खैर उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से फैक्टर आपके स्टॉर्म वाटर को फ्लो को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपके पास कैचमेंट एरिया है। ठीक है, आपके पास कैचमेंट एरिया कितना, किस साइज का है, किस शेप का है, ये उसको इफेक्ट करेगा। स्लोप एंड शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया। सेकंड फैक्टर इज स्लोप एंड शेप ऑफ द कैचमेंट एरिया। थर्ड इज पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। अभी हमने पॉइंट पीछे डिस्कस किया था, उनमें से सॉइल की एक प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जो है वो पोरोसिटी भी होती है। तो पोरोसिटी हमारे पास क्या होती है? ये रेशो होती है, वॉइड्स की रेशो होती है। ठीक है, आपके पास सॉइल मैस के अंदर कितना परसेंट सॉलिड्स हैं और कितना परसेंट उसके अंदर वॉइड्स हैं, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी भी इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ वाटर। दूसरी चीज जो है वो लैंड कवर है। लैंड कवर में क्या, इससे क्या मुराद है कि आपके पास जो सरफेस है, कैचमेंट एरिया, वहाँ पे किस टाइप की सरफेस है, वेजिटेशन है, गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, या वो पेव्ड है। ठीक है, कंक्रीट कंक्रीट या असफॉल्ट पेव्ड है, तो ये चीज़ भी इफेक्ट करेगी रन ऑफ जनरेशन को। इनिशियल स्टेज ऑफ द कैचमेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू वेटनेस, यानी कि जो आपके पास कैचमेंट एरिया है उसकी इब्तदाई सूरत क्या थी, या वो वेट था या वो ड्राई था, तो ये भी डिपेंड करेगा। अगर ऑलरेडी सॉइल सैचुरेटेड हो या वेट हो तो उसका मतलब है कि वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो ड्राई अगर आपके पास सॉइल होगी तो वो ज़्यादा मिकदार में पानी अपने अंदर इनफिल्ट्रेट करेगी। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितनी शिद्दत से बारिश हुई है और कितनी देर के लिए होती है, ये भी आपके रन ऑफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बारिश की ड्यूरेशन क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी हम किस यूनिट में देखते हैं? मिलीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर, इंचज पर आवर। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम होती है इंटेंसिटी। और ड्यूरेशन तो आप मिनट्स, आवर्स, डेज किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। फिर वहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और प्लस नंबर ऑफ डिचेस एंड साइज ऑफ डिचेस प्रेजेंट इन द एरिया। अगर आपके पास एरिया बिल्कुल फ्लैट होगा, वहाँ पे कम डिचेस होंगे, तो फिर आपके पास रन ऑफ ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, अगर आपके पास गड्ढे, जिसको हम गड्ढे कहते हैं, गड्ढे अगर ज़्यादा होंगे तो पानी फिर घड़ों के अंदर स्टोर होगा, रन ऑफ कम जनरेट होगा। तो ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है।
नेक्स्ट इज हाउ डू वी मेजर दी रेनफॉल। ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ये भी रन ऑफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं, ये अब हम इस इधर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रेनफॉल को हम किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं, रेन गेजेस के जरिए। ठीक है, और रेन गेजेस का क्या पर्पस होता है, दे रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉलिंग पर यूनिट टाइम, कितनी बारिश जो है वो कितने टाइम के अंदर हुई है। और यूनिट्स इनके मिलीमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर कोई भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, इंच पर आवर। अब इसमें दो टाइप की गेजेस होती हैं जो रिकॉर्डिंग करती हैं, एक मैनुअल रिकॉर्डिंग टाइप गेजेस होती हैं रेन गेजेस, और कुछ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग गेजेस रेन गेजेस होती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इनकी डिटेल देखते हैं, इनका इनमें क्या फ़र्क होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेन गेजेस को हम किस तरह से प्लेस करते हैं। तो जो फंडामेंटल रूल है रेन गेज को प्लेस करने का वो ये है कि ये जो रेन गेज है इट हैज़ टू बी प्लेस्ड इन एन ओपन स्पेस। ठीक है, ये हमेशा ओपन किसी जगह पे रखी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये रेन गेज है। अब रेन गेज के अंदर क्या क्या बेसिकली चीज़ें होती हैं, इसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि एक फ़नल होती है। तो ये रेन गेज की आउटर केसिंग है, जो मेटल केसिंग होती है, उसके अंदर एक ग्रेजुएटेड फ़नल पड़ा होता है। ठीक है, इस फ़नल का क्या काम होता है कि ये आपकी रेन को स्टोर करता है, और इस फ़नल के ऊपर आपकी मार्किंग हुई होती है, तो आपको पता लग जाता है कि कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, और इसके अलावा बाज़ रेन गेजेस में ये भी होता है कि यहाँ पे ग्रेजुएटेड फ़नल नहीं होता, सिंपल एक फ़नल होता है। उस फ़नल के अंदर जो भी वाटर कलेक्ट होता है फिर उसको हम इस मेजरिंग जार के अंदर अलहदा से डालते हैं और फिर मेजर करते हैं। तो ये जो आप इस टाइम डायग्राम देख रहे हैं ये आपके पास नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं करती रेन गेज को, बल्कि आपको मैनुअली यहाँ पे फ़नल को की रीडिंग को रीड करना पड़ता है ऑब्जर्वर को आके। लास्ट स्लाइड में जो आपने रेन गेज देखी थी दैट वाज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। इस स्लाइड के अंदर आपको रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस दिखाई गई हैं। ये दो तरह की रेन गेजेस हैं, एक टिपिंग बकेट गेज है और एक वेइंग टाइप रेन गेज है। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसमें ये डिफरेंस है, ये जो रेन गेजेस हैं ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेजेस हैं। जितना भी आपकी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी ये रिकॉर्डिंग डिवाइस अटैच होती है इनके साथ, तो वो अपने पास रिकॉर्ड खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक है, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो मोनीटर वायरलेस मोनीटर्स के साथ होते हैं, जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में भी पड़ी हुई है हमारे पास एक टिपिंग बकेट रेन गेज। उसके अंदर आपको विजिट भी आपको दिखाएंगे भी कि वायरलेस मोनीटर होता है जिसके ऊपर आप अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखते हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ जो पुराने मॉडल्स हैं उसके अंदर रोटेटिंग ड्रम लगा होता है, उसके ऊपर आपके पास चार्ट पेस्ट होता है। जैसे जैसे रेनफॉल इस बकेट के अंदर फिल होती है, ये जो कैच बकेट है, तो इस स्प्रिंग के ज़रिए वो सिग्नल नीचे भेजता है इस इलेक्ट्रॉनिक पेन को। तो उस सिग्नल के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक पेन जो है ये सिमुलेट करता है, ये अप एंड डाउन मूव करता है। तो उस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से ये जो आपके पास रोटेटिंग ड्रम होता है इसके ऊपर जो चार्ट होता है उसके ऊपर आपके पास प्लॉट हो जाता है ग्राफिकल फॉर्म में अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो आप इजीली वहाँ से फिर देख सकते हैं कि अमाउंट रेनफॉल का पीक कहाँ पे आया था और उसकी लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे आई थी। तो ये भी एक ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रेन गेज है। नेक्स्ट, ये जो आपको मैंने लास्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट दिया उसकी पिक्चर है, किस तरह से एक पेन और एक रोटेटिंग ड्रम अटैच होते हैं रेन गेज के साथ।
ये जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये टिपिंग बकेट रेन गेज है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे बकेट्स होते हैं जो टिप करते हैं। और ये जो राइट साइड पे है ये आपके पास वेइंग बैलेंस रेन रेन गेज की अरेंजमेंट है।